नहीं लिखना चाह रहे हैं? उठो। हैं? इस, हाँ, क्या लिखा है था? अपभ्रंश में कहाँ पढ़ा आपने? ठीक है, संदेश राशक जो है, और नहीं तो जहां आपने पढ़ा वो मेरे पास ले आना जरा। ठीक है, नेट में अपभ्रंश दे रहा है। नेट वाला तो बहुत गलत देता है साहित्य को। नेट के हिसाब से तो हम चलते ही नहीं है। ठीक है, देखो, और चीज़ों पर तो आप बोल भी सकते हैं, साहित्य पर नहीं बोल सकते आप, क्योंकि साहित्य तो लगभग 14 किताबों से मैं जो हूँ बना रखा हूँ नोट्स को। कहाँ गया वो? ठीक है ना, उस पर मैं आपको जो है, आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? वो मैं आपको जो है प्रमाण दे सकता हूँ संदेश राशक का भी। ठीक है, अभी एलटी का रिजल्ट आया, आपने देख लिया, और एलटी का रिजल्ट में सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन हो रखा है वो मेरे ही स्टूडेंटों का हो रखा है, लगभग 18 से 20 स्टूडेंट का, है ना। तो अगर 18 से 20 लोगों का सिलेक्शन हो रखा है तो उनके पास ज़्यादा क्या है, साहित्य तो है, उनका विश्वास है, तभी तो वो पढ़े थे मुझसे, है ना। अब आप जो है जिन्होंने अभी साहित्य के बारे में ABCD नहीं जानी और वही प्रश्न करने लग गए, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। नेट में जो है साहित्य जो है ना, नेट में अगर मैंने बता दिया आपको 1908 तो प्रमाणिक है, नेट के हिसाब से चलोगे तो अप्रमाणिक माना जाएगा। एक प्रश्न ऐसा है, मैं आपको बता दूं, एलटी में पूछा गया था डॉक्टर नगेंद्र के बारे में कि, और नगेंद्र की किताब में लिखा हुआ 1938, जबकि आयोग ने आंसर दिया 1936। मैंने अपने सभी स्टूडेंट को 1936 लिखा रखा था, आंसर भी उसका 1936 आया। बहुत सारे लोगों ने रिट लगाई, आंसर चेंज नहीं हुआ, जो मैंने लिखा रखा था वही प्रमाणिक है। ठीक है ना, तो कोई इतना जो है आप वो ना करें, आपको जो पढ़ाया जाएगा उस पर आप विश्वास करना सीखिए। जो आगे से आपको पढ़ा रहा है, आपको अगर उस पर विश्वास नहीं, तो मेरी जगह अगर कोई भी आ गया तो आप कभी भी विश्वास के पात्र नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका सिलेक्शन होगा, आप विश्वास करिए उस चीज़ को, जो आपको लिखाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैं आपको 100% सत्य लिखूंगा, कुछ गलतियां तो भगवान से भी हो जाती है ना, हो सकता है कहीं पर गलती हो जाए, लेकिन उसके लिए जो है आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है। अगर ऐसा कहीं पर होगा तो मैं आपको संशोधित करा दूंगा उस चीज़ को। ठीक है ना, चलिए आज हम बात करेंगे, कल जहां पर छोड़ा था हमने, कल छोड़ा था हमने कहां पर, मात्रा और उच्चारण के आधार पर हमने स्वर पढ़े थे, जिसमें हमने बड़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर पढ़ा था। अ ई उ री ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर आ ई, हाँ आ जाओ जाओ, 3 भागों में, 3 प्लुप्त भी माना जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, आज हम, अच्छा ओठों के आधार पे पढ़ लिया हमने, वृत्तमुखी नहीं पढ़ा ना। चलिए हेडिंग डालेंगे, मुख, ओठों की मुखाकृति के आधार पर। दिख रहा है, साफ दिख रहा है ये, ओठों की, ओठों की मुखाकृति, हाँ होठों, ओठों नहीं होठों, होठों की मुखाकृति के आधार पर, आधार पर स्वरों का विभाजन आप समझ रहे हैं क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ओठों की मुखाकृति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर बनेंगे, एक बनेगा वृत्ताकार और एक बनेगा अवृत्ताकार। यानी
एक बार आपका जो मुंह है वो वृत्त का आकार ले लेगा, गोले का आकार ले लेगा। वृत्त का मतलब क्या होता है? गोला, गोल बन जाएगा। और एक कुछ स्वर ऐसे होंगे जिसमें आपका मुंह गोल, यानी आपके दोनों ओर जो है वो गोल नहीं बनेंगे, वो उनको अवृत्तमुखी में रख लेंगे। तो देखो कौन कौन से स्वर ऐसे हैं, जैसे ऊ, ऊ में आपका गोला बन रहा है, नहीं बन रहा है? छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों में। ओ और आओ में भी आपका जो है क्या बनेगा? वृत्त बन जाएगा। बाकी जितने भी स्वर हैं सभी जो है अवृत्तमुखी कहलाएंगे। तो लिखेंगे दो प्रकार से बांट सकते हैं हम इसको। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर एक लिखेंगे वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और नंबर दो लिखेंगे अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में जो है, वृत्तमुखी वाले में क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो है गोला बन जाएगा ओठों का। लिख सकते हैं आप यहाँ पर ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, जिनका, आवाज़ आ रही है पीछे तक? उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय दोनों होंठ, दोनों होंठ, होंठ गोले का आकार ले लेते हैं, गोले का आकार ले लेते हैं, गोले का आकार ले लेते हैं। ठीक है? जैसे गोले का आकार ले लेते हैं, जैसे कौन कौन से ले लेते हैं? ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और औ है। ये चार स्वर हैं, ये चार स्वर हो जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी में क्या लिखेंगे कि ऐसे स्वर जो दोनों ओर क्या करेंगे, गोले का आकार नहीं लेते हैं, उनको अवृत्तमुखी कहते हैं। लिख सकते हैं इनमें कौन कौन से आएंगे? आ आता है, आ भी आएगा, छोटी ई भी आएगी, बड़ी ई भी आएगी, छोटा ऊ नहीं आएगा, बड़ा ऊ नहीं आएगा, ए आई आएंगे। क्या आएंगे? ए भी आएगा, आई भी आएगा। ठीक है? और ओ आओ नहीं आएगा, एक और स्वर आएगा जिसका नाम क्या होगा? री होगा। ठीक है? तो यहां पर लिख सकते हैं आप ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनका, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ओंठ, ओंठ वृत्त का आकार, वृत्त का आकार नहीं बनाते, वृत्त का आकार नहीं बनाते, आकार नहीं बनाते। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी वृत्तमुखी ऐसे स्वरों को कहा जाएगा जिनका उच्चारण करते समय दोनों होंठ गोले का आकार ले लेते हैं। उनमें ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, आओ है, यानी कुल मिलाकर के कितने स्वर हैं? चार स्वर हैं। इसके अलावा आप कहेंगे कि अवृत्तमुखी ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनमें हमारे दोनों होंठ जो है वृत्त का आकार नहीं लेते हैं। आ ई ए आई और री, यानी कुल मिलाकर के कितने? 7 स्वर हैं। कुल 7 स्वर ऐसे हैं। लिख लो। इसके बाद बात करेंगे मुख खुलने के आधार पर। 4 भेद हैं इसके, समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत। कितने हैं? 4 प्रकार बांटा जाता है मुख खुलने के आधार पर। कहने का मतलब कि कभी आपका जो है मुंह बंद हो जाएगा, कभी आधा बंद होगा, कभी पूरा खुल जाएगा, कभी आधा खुलेगा। ठीक है ना? यानी दो कंडीशन है, एक में मुंह बंद हो जाएगा, एक में खुलेगा। एक में आधा बंद होगा, एक में पूरा खुलेगा। ठीक है ना? और एक में आधा खुलेगा। तो इस प्रकार से समृत, अर्धसमृत, विवृत और अर्धविवृत में इसको बांट रखा है। समृत का मतलब होता है क्या? क्लोज, यानी ऐसा स्वर, चलो मैं इसको हटा दूं, इसको क्या हेडिंग डालेंगे, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, आधार पर 4 भेद करेंगे इसके। 4 भेद किया जाएगा।
तो पहला भेद होगा आपका समृत। क्या होगा? समृत। समृत को अंग्रेजी में हम क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे। क्लोज का मतलब हमारा मुंह इसमें क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो होगा उसे हम अर्ध समृत कहेंगे। क्या कहेंगे? अर्ध समृत। और अर्ध समृत में हमारा मुंह क्या हो जाएगा? हाफ क्लोज हो जाएगा। यानी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? अंग्रेजी में लिख सकते हो हाफ क्लोज, यानी आधा बंद। उसके बाद विवृत, तीसरा भाग क्या होगा? विवृत स्वर। विवृत स्वर उस स्वर को कहेंगे जिसमें हमारा मुंह क्या होगा? ओपन होगा, यानी पूर्ण रूप से हमारा मुंह क्या होने वाला है? इसमें खुलने वाला है। और एक स्वर क्या होगा? अर्ध विवृत होगा। एक क्या होगा? अर्ध विवृत। अर्ध विवृत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाफ ओपन, यानी आधा खुलेगा, जिसमें हाफ ओपन। इस प्रकार से समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत। क्या इनके बारे में परिभाषा लिखने की जरूरत है? नहीं लिखेंगे ना। ऐसा स्वर जिसमें हमारा मुंह क्या होगा? पूर्ण रूप से बंद होगा, मतलब जो ओंठ हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। जैसे आप बोलिए ई, ई, ऊ। किस किस में हमारा मुंह बंद हो रहा है? बताइए। ई, ई देखो हल्का सा खुल रहा है, लेकिन लगभग लगभग पूरा मुंह क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। ई, ई, ऊ और री। री में भी 5 स्वर हैं ऐसे, तो लिखेंगे ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, और एक इसमें क्या होगा? री होगा। यानी कुल मिलाकर के समृत स्वरों की संख्या कितनी है? 5 स्वर। कुल मिलाकर के आप लिख सकते हैं कि समृत स्वर कुल कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद बात करेंगे कि अर्ध समृत स्वर किसको कहेंगे, यानी जिसमें हमारा मुंह जो है आधा बंद होगा। आधा बंद होगा तो उसमें कौन कौन से हैं? क्या है बताओ? अ है? नहीं, अ नहीं है। हाँ, ए और ओ। वेरी गुड। 2 स्वर हैं सिर्फ, एक ए है और एक क्या है? ओ है। इनमें आधा बंद होगा, तो आगे लिख सकते हैं आप मात्र 2 स्वर। ओपन स्वर यानी जिसमें हमारा पूरा मुंह खुल जाता है। आ, देखो आ का प्रयोग करने पर पूरा मुंह क्या हो रहा है? खुल रहा है। तो इसमें एक ही स्वर है। स्वर की संख्या सिर्फ एक ही है जिसमें हमारा मुंह जो है पूर्ण रूप से क्या खुल जाता है? ओपन हो जाता है, यानी खुल जाता है। अर्ध विवृत बाकी बचे हुए कौन कौन से बचे हैं बताओ? एक तो अ बच रखा है, एक आ बच रखा है। अच्छा, आ तो इधर आ गया। ठीक है, ठीक है। अ के बाद क्या बचा? हाँ, आई बचा, आई बच रखा है, औ बच रखा है, और कुछ बचा? 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11 हो गए। 3 स्वर। क्या बोल रहे हैं आप? आगत स्वर किसको कहते हैं? हाँ, अर्धचंद्र बिंदु होता है जिसके ऊपर। तो इसमें क्यों आएगा? अर्ध आगत स्वर का मतलब विदेशी स्वर, वो तो विदेशी वर्ण है, उसको बाद में भी लिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है। आगत स्वर जिसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु होता है उसको कहते हैं, वो एक विदेशी स्वर है, अंग्रेजी से अपनाया गया है उसको। ठीक है ना। आगे चलें। चलिए इसके बाद बात करेंगे आगे हम। मुख खुलने के आधार पर हमने पढ़ लिया है, जिह्वा के आधार पर पढ़ लिया है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। मात्रा उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। इसके अलावा एक पार्ट बचा है इसमें अभी, किसके आधार पर? हवा का मुख और नाक से निकलने के आधार पर। लिखेंगे हवा का मुख ऑब्लिक नाक, ऑब्लिक नाक से निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर, निकलने के आधार पर। 2 प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब नाक से, और निर का मतलब जो नाक से नहीं निकलता, यानी मुंह से जिन शब्दों का उच्चारण होता है। तो एक लिखेंगे यहां पर निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। 2 भेद हैं इसके। पहला भेद है निर्नुनासिक और दूसरा भेद हो जाएगा
अनुनासिक, ठीक है ना। निरनुनासिक का मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा नाक से नहीं बल्कि कहाँ से निकलती है, मुंह से निकलती है। और अनुनासिक का मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है कहाँ से निकलेगी, नाक से निकलेगी। लिखेंगे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह से निकलती है, मुंह से निकलती हो, ऐसा लिखना है, निकलती हो, उन्हें क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जितने भी स्वर हैं वो सब इसी में आते हैं, अ से लेकर के ए आई ओ औ तक। इसमें अ भी आएगा, आ भी आएगा, ई भी आएगा, बड़ी ई भी आएगा, छोटा ऊ भी, बड़ा ऊ भी, ए भी आएगा, आई भी आएगा, ओ भी आएगा, और औ भी आएगा, और री भी आएगा। एक री भी लगाना है। 11 के 11 स्वर इसी में बोले जाते हैं। यानी 11 के 11 स्वरों का आप मुंह से बोल सकते हैं, लेकिन जब इस पर बिंदु लग जाए, कौन सा बिंदु, चंद्र बिंदु लग जाए या अनुस्वार की बिंदी लग जाए तो ये अनुनासिक हो जाते हैं। यही स्वर क्या हो जाएंगे, अनुनासिक हो जाएंगे। तो लिखेंगे, पहले परिभाषा लिख लो, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक से हो, बस उनमें आप हर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देंगे। आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है ना। सबके ऊपर क्या लगाया मैंने, चंद्र बिंदु लगाया। देखो चंद्र बिंदु लगाने से क्या हो रहा है, स्वरों में न का उच्चारण बढ़ रहा है ना, आ, तो वो ये न वाला उच्चारण जो है आप बिना नाक की सहायता से नहीं प्रयोग कर सकते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। तो दो भेद करें, एक निरनुनासिक किया, एक अनुनासिक किया। निरनुनासिक ऐसे स्वरों को कहेंगे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा जो है मुंह से निकलती है। आ ई उ ए आई सभी 11 के 11 स्वर इसी में है। अनुनासिक ऐसे स्वर जिनका उच्चारण नाक से हो, जब इनके ऊपर क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है। तो इसी के साथ स्वर के भेद जो है समाप्त कर दिए गए हैं, है ना। विदेशी वर्ण कौन कौन से हैं उसको लास्ट में पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं व्यंजन पे। उतार लिया आपने, नहीं उतारा, नहीं उतारा, हाँ मतलब हम्म 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 नहीं, उसका दो मात्राओं से मतलब नहीं है। दो मात्राएं तो लगेंगी स्वर में। आ की मात्रा, आ तो स्वर है ना, वो मात्रा तो इसकी तब लगेगी अगर मैं व्यंजन पे लगाऊंगा इसको, ठीक है ना। अभी तो ये स्वर है, अभी तो ये स्वर है, ये आ स्वर है। मात्रा तो का काम ये तब करेगा जब ये व्यंजन पे लगेगा, है ना। चलिए हेडिंग डालिए व्यंजन, हेडिंग डालिए व्यंजन। चलिए लिखेंगे, परिभाषा सभी को पता है, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना। यानी बिना स्वर के जो नहीं बोले जाते उनको ही व्यंजन कहते हैं, चाहे वो संयुक्त व्यंजन ही क्यों ना हो। हालांकि संयुक्त व्यंजन की परिभाषा ये है कि दो व्यंजनों के मेल से बनता है संयुक्त व्यंजन। लेकिन जरा देखो, पहले यहाँ पर देखेंगे, मान के चलो अगर हम इसको लें तो ये तो आधा क प्लस 100 से मिलकर के बना है ना। दो व्यंजनों के मेल से ही तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। 4 व्यंजन है ना संयुक्त व्यंजन। लेकिन यहाँ पर जरा देखो, क्या ये अक्षर बिना स्वर का बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। फिर भी क्यों, क्योंकि अगर मैं 100 को तोड़ूं अभी भी तो इसमें भी अ निकलेगा, निकल गया। तो बिना स्वर के हम व्यंजन नहीं लिख सकते, नया व्यंजन की कल्पना बिना स्वर के नहीं हो सकती है, ये हम कह सकते हैं, है ना। चलिए परिभाषा लिखेंगे,
परिभाषा लिखेंगे, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं, लिखे ऑब्लिक बोले भी बोलेंगे हैं, लिखे ऑब्लिक बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, व्यंजन का संधि विच्छेद अगर पूछ लिया गया तो वी प्लस अंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी प्लस अंजन। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से लिखे या बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे उदाहरण लिखो, जैसे क किससे मिलकर के बना है? आधा क और अ से मिलकर के बना है। या अक्षा किससे मिलकर के बना है? आधा क प्लस स, और फिर इसको भी तोड़ो, इतने चीज़ों से मिलकर के बना है अक्षा। आधा क प्लस आधा स प्लस अ से मिलकर के बना है। इसके अलावा बस दो उदाहरण बहुत हैं ना। भ भी तोड़ेंगे तो अ से बना है, म तोड़ेंगे तो आधा म प्लस अ से मिलकर के बना है। तो इतने से आप समझ गए हैं। हो गया व्यंजन। चलिए व्यंजन के भेद। अच्छा, व्यंजनों की संख्या देखेंगे पहले हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में जो है व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 32 नहीं, 33। हाँ, कितनी होगी? 33। कौन कौन से होंगे वो आगे पढ़ेंगे, है ना, कि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, फिर अंतस्थ व्यंजन होंगे, है ना, वो आगे पढ़ लेंगे हम लोग। दूसरा एक प्रश्न आएगा, मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या बताइए। सॉरी, व्यंजन की। मानक वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है 35 हो जाएगी भाई। दो कौन कौन से बचेंगे? द्विगुण व्यंजन, यानी जिनके नीचे बिंदु होगा। कौन कौन से हैं द्विगुण व्यंजन, बता सकता है कोई? हाँ जी, ड और ढ, यानी इसमें एक तो ये बढ़ जाएगा और एक ये बढ़ जाएगा। इनका नाम वैसे क्या है? द्विगुण व्यंजन है। तो द्विगुण व्यंजन जो है मानक वर्णमाला में जोड़ लिया जाएगा। मानक वर्णमाला क्या होती है? कौन बताएगा? मानक वर्णमाला किसको कहते हैं? एक तो वर्णमाला है सिंपल वर्णमाला, अ आ इ ई, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। एक मानक वर्णमाला होती है। और मानक वर्णमाला मतलब जो मानक हैं, जिनको मानक माना गया है। देखो, मानक वर्णमाला उस वर्णमाला को कहते हैं जितने भी वर्ण आपके पास आज की डेट में मानक हैं, कि मतलब ये सही हैं। अगर इसका नाम द्विगुण व्यंजन है और इसको प्रमाण कर रखा है, मानक मान रखा है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मानक वर्णमाला में जो है ये दो द्विगुण व्यंजन भी लिए जाते हैं। कहने का मतलब ऐसी वर्णमाला जिसके सभी वर्ण जो है निदेशालय के द्वारा, कौन इनका निर्धारण करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय। यानी जिन वर्णों पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी मोहर लगा दी है वे सभी मानक वर्ण कहलाते हैं। वे सभी क्या कहलाएंगे? मानक वर्ण कहलाते हैं। तो इनमें ड और ढ पर मोहर लगी हुई है। इसका मतलब कि मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 35 है। कितनी है? व्यंजन की संख्या कितनी है? 35 है। दो एक्स्ट्रा कौन जुड़ते हैं इसमें? द्विगुण व्यंजन जुड़ते हैं। ठीक है ना? तो अगर प्रश्न आता है कि व्यंजनों की संख्या हिंदी वर्णमाला में, तो आप कहेंगे 33। मानक वर्णमाला में कहेंगे तो आप कहेंगे कितने? 35। और अगर कुल व्यंजन पूछेगा तो कुल व्यंजन कितने हो जाएंगे? कुल व्यंजन में हमारे 4 और जुड़ जाएंगे। 35 प्लस 4 इक्वल टू 39, और 39 प्लस 11 बराबर 39 प्लस 11 बराबर कितने हो रहे? 52 हो रहे हैं ना? तो कुल वर्ण कितने हैं जो मानक हैं? अच्छा,
35 और 2 39, 39 और 11 50 हो रहे हैं। दो कौन से छूटे हैं? अच्छा, अंग और दो अयोग वा को मिलाकर के कुल कितने हो रहे हैं? 52 वर्ण। यानी हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या पूछता है तो कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है। आगे लिखेंगे एक और पॉइंट, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण, कुल वर्ण कितने हैं? बराबर 52। और कैसे इसको नोट करेंगे? पहले लिखेंगे 39 प्लस 11 प्लस 2 और 2 में कोष्टक में लिखना अयोग वहा। क्या लिखोगे? क्या कह रहे हो? कैमरे में नहीं आ रहा। हाँ, आपको कैसे पता लगा? अच्छा, वहाँ भी दिख रहा है। मतलब ऑनलाइन वालों का ध्यान रख रहे हैं आप, हैं? ठीक है, अच्छी बात है। चलो इसको लिख लो, मैं आगे लिखूंगा, मैं आगे लिखूंगा, मैं आगे लिखूंगा। इधर से दिख रहा है आपको? तो इधर क्यों नहीं बैठे? इधर बैठ जाते आगे। आ जाओ, इधर बैठ जाओ। आपको दिख रहा है उधर से? हाँ, इधर बैठ, स्टूल ला दो या तो यहाँ पर बैठ जाओ। बस। और कोई जिसको दिक्कत हो रही है बैठ दिखने में? ठीक है सभी लोग, आगे चलो, आगे बढ़ो। लिखेंगे कुल वर्ण, कुल वर्ण 39 तो हो गए। अच्छा, 4 कौन से जोड़े? मैंने संयुक्त व्यंजन जोड़े थे, ठीक है ना? हाँ, वहां पर 39 व्यंजन प्लस 11 स्वर प्लस 2 अयोग वहा, 2 अयोग वहा बराबर कितने? 52 वर्ण। इसको ऐसे नोट कर लेना आप। कुल वर्ण कितने? 39 तो व्यंजन हो गए। 39 व्यंजन में अभी आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको कौन कौन से 39 व्यंजन। 25 स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं? सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर उष्म संघर्षी, और फिर संयुक्त व्यंजन, फिर द्विगुण व्यंजन, है ना? तो ऐसे मिलकर के कुल कितने हो गए? 39 हो गए। आगे बढ़ो, चलो इसको यहीं पर पढ़ लेते हैं हम, है ना? सबसे अब लिखेंगे व्यंजनों के भेद, व्यंजनों के भेद। सबसे पहला भेद जो है इस व्यंजन का, उसे कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। और स्पर्शी व्यंजन का एक और नाम है, क्या है? इसे वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग बनाने का काम करता है। कैसे करता है आगे देखेंगे उसको। स्पर्शी व्यंजन को ही क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। चलिए हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ते हैं। एक वर्ग आपके पास क वर्ग होगा, एक वर्ग आपके पास च वर्ग होगा, एक ट वर्ग होगा, एक त वर्ग होगा, और एक क्या होगा? प वर्ग होगा। यानी क च ट त और प। अब यहां पर देखेंगे प्रत्येक में 5-5 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। तो आप देखो, मैं एक शॉर्टकट में लिख रहा हूं, है? क्योंकि इसको हम आगे च छ ज झ ज ट ठ ड ढ ण न म। अब आप एक बात देखो, यहाँ से ऐसे में बनाना है, एक वर्ग बना दिया। इसी कारण से इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं, स्पर्शी व्यंजन का मतलब क्या होता है? स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है ऐसा व्यंजन जो हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को या शरीर के किसी न किसी अंग को, भाग को छू करके बोले जाते हैं, यानी स्पर्श करके ये प्रयोग होते हैं। कुछ में कंठ का प्रयोग होगा, कुछ में तालु का प्रयोग होगा, कुछ में मूर्धा का प्रयोग होगा, है ना? कुछ में ओठ का प्रयोग होगा, यानी ओठ आपस में मिलेंगे। तो वो अब हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे वर्ण हैं जो कंठ हैं। इनके अलावा भी देखेंगे कि कौन से स्वर हैं जो कंठ में प्रयोग होते हैं, कौन से तालु में प्रयोग होते हैं, कौन से मूर्धा में प्रयोग होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक है,
चलिए अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ग जो हमारा है वो है कंठ वर्ग। कौन सा वर्ग है? कंठ वर्ग। ये तो सभी को पता लग गया कि कंठ वर्ग में क ख ग घ ग आते हैं ना, लेकिन कंठ वर्ग में स्वर, इसके अलावा स्वर और अन्य कौन कौन से व्यंजन भी आते हैं वो देखेंगे। इसके लिए आपको एक संस्कृत का सूत्र याद रखना पड़ेगा जिसे कहते हैं अकुह विसर्ग। क्या कहते हैं? अकुह विसर्ग जनिया नाम कंठ। क्या कहते हैं? अकुह विसर्ग जनिया नाम। ये संस्कृत का एक सूत्र है। इस सूत्र में सभी कंठ वर्ग के वर्ण हैं। देखो कौन कौन से हैं, देर मैं तब लिखना। एक तो आपका अ से अ भी खुलेगा और आ भी खुलेगा। यानी अगर कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया पेपर वाले ने कि अ आ निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं, कंठ वर्ग में, तालु वर्ग में, दंती वर्ग में, ओष्ठ वर्ग में, तो आप कहेंगे कि अ आ कंठ वर्ग के वर्ण हैं। किस वर्ण के, किस वर्ग के हैं? कंठ वर्ग के। तो अ आ हो गया। कु, जहां पर भी ये कु पु मु इस प्रकार का आएगा, इसका मतलब ये पूरा क वर्ग खुलेगा इससे। कौन सा खुलेगा? और क वर्ग में आपको पता है क भी आता है, ख भी आता है, ग भी आता है, घ भी आता है और एक क्या आता है? ग भी आता है। तो क ख ग घ ग यानी 5 वर्ण इससे खुलेंगे आपके। उसके बाद जहां पर ह लिखा हो, यानी ह एक ऐसा व्यंजन है जो कंठ से प्रयोग होता है, गले से प्रयोग होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा विसर्ग अगर किसी शब्द के पीछे लग गया, जैसे प्रातः, प्रातः में जो त है उसके पीछे क्या लगा हुआ? विसर्ग लगा हुआ है। तो अभी ये तह यानी विसर्ग वाला त जो है ये कंठ से बोला जाएगा। किससे बोला जाएगा? अब देखो ये जो विसर्ग होता है ना, ये आधा ह के जगह लगाया जाता है। किसके जगह पर लगाया जाता है? यानी आधा ह न लिख करके उसके स्थान पर विसर्ग का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसको भी हम इसी का भाई कह सकते हैं। किसका भाई? इस ह वाले का भाई। और अगर ये किसी स्वर, किसी भी स्वर के पीछे लग जाए तो ये भी कंठ से ही बोला जाएगा। वो वाला स्वर भी किससे बोला जाएगा? व्यंजन। वो वाला व्यंजन हो चाहे स्वर हो, वो भी किससे बोला जाएगा? विसर्ग, सॉरी, कंठ से ही बोला जाएगा, ठीक है ना। तो पहला सूत्र उतार लो कंठ वर्ग का। कंठ वर्ग का ये पहला सूत्र है। जनिया नाम का कोई अर्थ नहीं है। ये सूत्र को क्या करा गया है? आशा, या आप ये कह सकते हैं कि एक फ्लो देने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। अकुह विसर्ग कंठा भी याद कर सकते हैं आप। जनिया नाम अगर आपको टफ लगेगा तो आप अकुह विसर्ग कंठा भी कर सकते हैं याद, या फिर अकुह विसर्ग जनिया नाम कंठा याद कर सकते हैं। संस्कृत के सूत्र हैं ये। क्या क्या हुआ? अब लिखो, अलग से लिखो ना। कंठ वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठ वर्ग का मतलब ऐसा वर्ण जो हमारे गले से बोले जाते हैं। उसमें अ भी आएगा, आ भी आएगा, क वर्ग भी आएगा, ह भी आएगा। ये ह है, ह भी आएगा और विसर्ग वाला। अच्छा, इसमें एक विसर्ग में जैसे भी लिख देना। एक है जैसे प्रातः, प्रातः में ये त जो है ये किससे होगा? ये कंठ से होगा। उतारो। क वर्ग के बाद आता है तालु, तालव्य व्यंजन। हो गया, नोट हो गया। अच्छा, इसमें और इसमें देखो, अगर तो ह सिंपल आता है, ह एक व्यंजन है ना, ह एक व्यंजन है, तो ह तो आपका कंठ से है, गले से बोला जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यंजन पर, वैसे त जो व्यंजन है ये क्या है? दंती है। क्या है? दंती है, दांत से बोला जाता है। लेकिन अगर इसके पीछे विसर्ग लग गया, अभी इसके पीछे मैंने क्या लगा रखा है? विसर्ग लगा रखा है, तब ये वाला व्यंजन दांत से नहीं बल्कि कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग लगने के कारण ये कंठ हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े। चले, दूसरा जो वर्ग है हमारा उसे कहते हैं तालु या तालव्य।
तालु को तालव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण का सूत्र क्या है देखेंगे। तालव्य वर्ण का सूत्र है ईचु यसा नाम। ईचु यसा नाम, हाँ जी, तालु। ईचु यसा नाम तालु, ये है सूत्र। चलिए देखेंगे क्या है ईचु यसा नाम में कौन कौन से वर्ण खुलेंगे। तो ई से फिर से, जैसे अ से आ खुला, तो ई से हम ई भी खोलेंगे और बड़ी ई भी खोलेंगे। यानी ई वर्ण जो हैं वो तालु। तालु किसको कहते हैं, पहले ये बात समझो आप। ऊपर के जो दांत होते हैं उसके पीछे, यानी दांत के पीछे जो मांस लगा हुआ है, वहाँ जब आपकी जीभ टकराती है ना, ई हो गया, प्रयास कर रही है ना जीभ वहाँ टकरने की। या फिर च बोलो, च में आपकी जीभ लग गई तालु पे, जहाँ च में आपकी जीभ लगी वही तालु है। छ, ज, झ। और अभी आप कंठ का प्रयोग कर रहे थे, क, ख, ग, घ, तो देखो गले में ज़्यादा फोर्स जा रहा है, तो उसमें गले में फोर्स जाएगा। अब देखो यहाँ चू है, वहाँ कू था, यहाँ क्या है? चू है। इसका मतलब कि चू से क्या खुलेंगे? च वर्ग खुलने वाला है। च वर्ग में क्या क्या आएगा? च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया और ज हो गया। च, छ, ज, झ, ज। ये 5 वर्ण जो है किससे खुलेगा? च वर्ग से खुलेगा। इसके बाद य एक ऐसा वर्ण है जो आपका कहाँ से बोला जाएगा? तालु से बोला जाता है। और उसके बाद ये वाला स, देखो पूछा जाता है पेपर में, तालव्य स बताइए, तो इसको कौन सा स बोलते हैं? ये तालव्य स है। एक दंत, 3 प्रकार के स होते हैं ना, एक दंतीय होता है, एक मूर्धन्य होता है। तो एक स तो आ गया आपके पास, अभी 2 और स आने वाले हैं। तो अगर ये वाला स पूछा जाए तो ये भी तालु से प्रयोग होता है। ये य जो है तालु से प्रयोग होता है। वैसे य एक अंतस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? लेकिन तालु से प्रयोग होता है ये। च, छ, ज, झ, झ और ई, स्वर में ई। नाम और तालु का मतलब नहीं है, नोट कर लो इसको। तालु के बाद तीसरा जो है हमारा है वो है मूर्धन्य व्यंजन, जिसको मूर्धा भी कहते हैं और मूर्धन्य भी कहते हैं। मूर्धा या मूर्धन्य वर्ण या व्यंजन, वर्ण लिखेंगे क्योंकि हम सभी को ले रहे हैं ना, स्वर व्यंजन भी ले रहे हैं, तो यहाँ वर्ण लिखना पड़ेगा हमको। सूत्र इसका क्या होगा? हाँ जी, कौन है संस्कृत वाला? इसको वर्ण में मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें मैं स्वर भी ऐड कर रहा हूँ ना, तो इसलिए वर्ण लिख दिया मैंने। हाँ बोलिए, कुछ दिक्कतें हैं? अगर हैं तो बता दो। कौन सा? कंठ, वर्ण, वर्ण, वर्ण कर दो उनको। वर्ग नहीं, अब हम वर्ण पढ़ रहे हैं, वर्ण पढ़ रहे हैं। वर्ग ऊपर वाला था, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। रेटु रसाणाम मूर्धा, देखो इसमें वर्ग भी आ रहा है और इसके साथ साथ और भी आ रहा है। सूत्र है रेटु रसाणाम मूर्धा। यह है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य किसको कहते हैं पहले समझ लेंगे हम लोग हैं। ट बोले, थोड़ी देर ट बोलो अपने मुंह में, ट। अब आपने देखा कि आपकी जीभ मुड़ी, मुड़ने के बाद आपकी जीभ जो है तालव्य के पीछे एक गड्ढा नुमा आकृति है। सभी का है, ये मेरा ही मेरा है, सभी का होगा ना। तो जो आपके पास जो गड्ढे नुमा आकृति है उस पर आपकी जीभ टकरा रही होगी, ट ठ ड, है ना। मुड़ने के कारण इसको मूर्धन्य कहते हैं। और तालु के पीछे गड्ढे नुमा आकृति पर जीभ लग जाती है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। और इसमें कुछ स्वर भी आते हैं, कुछ व्यंजन भी आते हैं। ठीक है, तो उनके नाम लिखेंगे हम लोग। चलिए देखेंगे पहले री से क्या। देखो मैंने आपको एक बार बताया था कि हिंदी में सिर्फ एक ही री है, बड़ा री छोटा री नहीं है हिंदी में, है ना। संस्कृत में 2 री आज भी प्रयोग होते हैं, एक छोटा री और एक
बड़ा री। तो बड़ा री जो संस्कृत का है वो कैसा लिखते हैं, ये इनका छोटा री है और ये संस्कृत का बड़ा री है ना। तो संस्कृत में तो दोनों री खुलते हैं इससे, संस्कृत में दोनों री खुलते हैं। हिंदी में हम सिर्फ एक ही री खोलेंगे इससे। कितने री खोलेंगे, सिर्फ एक ही री इससे खोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। यानी री से री खुलेगा और उसके बाद टू से आपका फिर से टा वर्ग खुलेगा। यानी क्या क्या होंगे टा वर्ग में, टा हो गया, ठा हो गया, ड हो गया, ढ हो गया, ठ ठ ड ढ अणा। और फिर यहां पर देखेंगे आप एक र आएगा, यहां से क्या आएगा, र। और एक देखो ए वाला स आ गया, ये मूर्धन्य स है। कौन सा स है ये, देखो अभी आया तालव्य स और अब आ गया मूर्धन्य स। अब इसके बाद दंती स आने वाला है। तो रीटू रसाणा मुर्दा, यानी री हो गया। अगर री पूछे आपसे कि री किस वर्ग में आप रखेंगे, तो अगर सूत्र याद होगा तो आप बोलेंगे कि रीटू रसाणा मुर्दा, यानी ये मूर्धन्य स्वर है। और व्यंजन में बोलेगा तो टा वर्ग र और स है न, ट ठ ड ढ अणा आ तो रखा है, अणा ये कैसा है यहाँ पे, ट ठ ड ढ और अणा, ये सब इसमें आएंगे टा वर्ग में। यानी ये सब जो है मूर्धन्य है, ठीक है। लिख दिया, लिखो लिखो, लिख दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। कंठ तालो मुर्दा, अब क्या है, दंत्य, दंत्य व्यंजन, दंत्य वर्ण, दांत से बोले जाने वाली, दांत में जीभ लगेगी आपकी, दांत पे स्पर्श करेगी जीभ आपकी, और ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण कहते हैं। सूत्र देखो इसका, कौन कह रहा था बताओ भाई, हाँ जी वेरी गुड, ऋतु लसा नाम दंत्य, ऋतु लसा नाम दंत्य। ऐसे याद करना भाई जैसे उनका याद कर रखा है, ऋतु लसा नाम दंत्य। इसमें कौन कौन से खुलेंगे, एक तो ये लिरी खुलेगा, लिरी एक संस्कृत का वर्ण है, हिंदी में वैसे प्रयोग नहीं होता है, फिर भी लिख लेंगे सूत्र के अनुसार। फिर ता वर्ग खुलेगा, ता वर्ग में फिर से क्या हो जाएगा, ता होगा, था होगा, दा होगा, धा होगा और न होगा। देखो अब इनका प्रयोग करेंगे, त था द, बोलो जीभ कहाँ लग रही है वर्तमान समय में, दांतों में लग रही है ना, त थ द ध न। और उसके बाद ये वाला ल, ल, और उसके बाद ये वाला स, ये दंती स है। देखो तीनों स आ गए, आ गए हैं ना तीनों स। तो अब अगर आपसे पूछता है कभी कि तालव्य स कौन सा है, तो सलजम वाला मत बोलना है, सलजम वाले स को तालव्य स कहते हैं, ऐसा मत बोलना है। ऐसा कहेंगे कौन सा स है जिसका आगे से क्या है, चोंच मुड़ी रहती है ना। एक जिसका पेट कटा हुआ रहता है वो मूर्धन्य है, और जिसका कुछ भी नहीं रहता है, न चोंच मुड़ी रहती है और न पेट कटा रहता है, वो दंती स है। अगर इन एक बार पीसीएस में आया था इनका क्रम लगाने के लिए, कि मतलब इनको क्रम से पहला कौन सा स आएगा, दूसरा कौन सा स आएगा, तीसरा कौन सा स है, तो इनका क्रम क्या है, पहला ये वाला स आता है तालव्य स, फिर मूर्धन्य स आता है, और फिर ये वाला स आता है। 1 नंबर का प्रश्न था, कितने नंबर का प्रश्न, नहीं 2 नंबर का, 1 या 2 मुझे याद नहीं है, मेंस में आ रखा था। पीसीएस का जो मेंस होता है वो होता है 300 नंबर का, उत्तराखंड में भी 300 नंबर का है। तो उसमें 1-1, 2-2, 1-1 नंबर का तो कोई प्रश्न रहता नहीं है, 2-2 नंबर के रहते हैं प्रत्येक प्रश्न। अगर आपने इतना सही कर दिया 2 नंबर आपके क्लियर हो गए। लगभग 150 के आसपास, 100-150 के आसपास तो आपका ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सिंपल व्याकरण जो आप ग्रुप सी में पढ़ते हो। उसके बाद थोड़ा सा डीप अंदर पूछता है, उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है। 150 नंबर आप ये मान के चलो कि थोड़ा एक्स्ट्रा पूछता है, उसमें निबंध राइटिंग वगैरह भी पूछ लेता है वो, ठीक है ना, वो अलग आता है। लेकिन लगभग 150 नंबर तो यही चीज़ें पूछी जाती है वहाँ पर। संधि पूछेगा आपसे, बोलेगा कि ये विद्यालय लिखा हुआ है, आप इसमें संधि और संधि का नाम बताओ, 2 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए, 2 नंबर क्लियर हो गए। इतना टफ नहीं आता है पेपर। ये उतार लिया आपने, उतार रहे हो, लास्ट बचा है ना अब, लास्ट कौन सा है, ओष्ठ। बताइए सूत्र बताइए, ओपू
उपु व वष्टा है ना, ठीक है। वैसे इसको उपपद्यमानीय नाम ओष्टा बोलते हैं, उपपद्यमानीय नाम ओष्टा। पर उपु या र ल व, हाँ एक व भी छूटा है तो इसको इसमें ले लेंगे हम। देखो ऊ से क्या खुलेगा भाई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पू से क्या खुलेगा, प वर्ग खुलने वाला है। प वर्ग में क्या क्या आएगा, प फ ब भ म। व इसमें आता है नहीं आता है, व नहीं आना चाहिए इसमें। इसको हटा देंगे आप यहाँ से। उपु ओष्टा करो इसको, सिर्फ उपु ओष्टा। और इसमें उ और प वर्ग आएगा, क्या आएगा, उ आएगा और प वर्ग आएगा, यानी प आएगा, फ आएगा, ब आएगा, भ आएगा और म आएगा। तो ये थे हमारे क्या, कंठ वर्ग, तालु वर्ग, मूर्धा वर्ग, दंती वर्ग और ओष्ठ वर्ग। 5 वर्ग हैं। स्पर्शी व्यंजन कहते हैं इनको। अगर मैं आपको वर्ग की बात करूं तो वर्ग में इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन में फिर ये ले जाते हैं वर्ग वाले, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और प वर्ग, है ना। क च ट त प, आप एक ऐसे नियम बना लो, सारणी बना लो दिमाग में कि पहले क वर्ग आता है, फिर च वर्ग आता है, फिर ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है, फिर प वर्ग आता है। क्योंकि आगे इसका खेल है। अभी अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको आना चाहिए कि क वर्ग पहले आता है, च वर्ग उसके बाद आता है, ट वर्ग आता है, फिर त वर्ग आता है और फिर, यानी दिमाग में एक सीक्वेंस बना दो क च ट त प की। क्या बना दो, क च ट त प की। बार बार उसको पढ़ो, फिर आपको जो है वर्ग क्रम से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन का मतलब होता है कि ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके, छू करके प्रयोग होते हैं। वर्गीय व्यंजन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसमें सबसे पहला वर्ग जो है वो कंठ वर्ग है, जिसमें क ख ग घ ग। फिर कंठ के बाद तालु वर्ग है। तालु वर्ग में क्या कहता है, च छ ज झ ज। फिर क्या था तीसरा, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य में क्या आएगा, ट ठ ड ढ अण। और मूर्धन्य के बाद क्या था, दंत्य, त थ द ध। और फिर ओष्ठ, प फ ब भ म। हो जाएगा याद। चलिए आसान है, ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं। अब आगे बढ़ेंगे। 25 व्यंजन तो हमने पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे, इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजनों का नंबर। किसका आता है, अंतस्थ व्यंजनों का नंबर आता है इसके बाद। सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे हम लोग, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जीभ जो है मुंह के मध्य भाग में आकर रुक जाती है। क्या होगा, इसमें हमारी जीभ जो है मुंह के मध्य भाग में आकर रुक जाती है। जैसे संख्या कितनी है, 4। एक य है, एक र है, एक ल है और एक क्या है, व है। ये अंतस्थ व्यंजन है 4। य र ल और व बराबर संख्या लिख देंगे 4। यानी 25 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए हैं। हो गया। तीसरा, अंतस्थ व्यंजन के बाद ऊष्म संघर्षी व्यंजन आता है। क्या आएगा, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। किसको कहते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म श्वासें बाहर निकलती है। क्या होगा, गर्म श्वास बाहर निकलेगी। श, श, श और ह। 4 वर्ण ऐसे हैं, 4 व्यंजन ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है। ठीक है ना। तो लिखेंगे ऐसे व्यंजन
जिनका जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म श्वास बाहर निकलती है। मुंह से गर्म श्वासें लिखना, या हवा लिख सकते हैं कोष्टक में। गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? श है, उसके बाद स है, उसके बाद स है, और उसके बाद क्या है? है। ये क्रम से लगे हुए हैं, सा नहीं लगे हुए हैं? बताओ। हाँ, ये क्रम से लगा रखे हैं मैंने, है ना। तो 4 हैं, स श श और ह बराबर 4 लिख देंगे। तो 29 और 4 कितने हो गए? 33। इतने ही वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में ग्रहण कर रखे हैं। अब द्विगुण व्यंजन जो है वो मानक वर्णमाला में ग्रहण कर लिए गए हैं। तो मानक वर्णमाला में कितने हो जाते हैं? 35, है ना। और कुल वर्ण व्यंजन कितने हो जाएंगे? 39। कुल व्यंजन 35 + 4 संयुक्त व्यंजन जुड़ जाएंगे और 39 हो जाएंगे, है ना। यहाँ तक नोट कर लो आज। कल इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। अभी व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं, है ना। कल मैं आपको घोष अघोष भी पढ़ाऊंगा, अल्प प्राण महाप्राण भी पढ़ाऊंगा, और व्यंजनों के सारे भेद, जितने प्रकार से व्यंजनों को बांट सकते हैं, प्रयत्न के आधार पर 8 भेद हैं व्यंजनों के, वो पढ़ेंगे कल। हाँ बोलो। है कौन सा? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ दोनों में आएगा। डबल उच्चारण है उसका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या भी है, उसके बाद र भी तो है, ह भी आ रहा है ना। तो वो दोनों है। अगर उसने प्रश्न पूछा कि इनमें से